नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। और सीबीआई पहुंच गई है बिहार। जब कुछ हफ्ते पहले वहां पर सत्ता पलट हुई थी तो उस समय तेजस्वी यादव ने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ बोली थी कि भाई हम उनके लिए अपने घर में ही एक जगह बना देते हैं, कहाँ इधर उधर भटकेंगे, सीधे आकर के यहीं रह लें, छापे मारने में आसानी होगी। तो अब सीबीआई ने छापे मार करके ये कह दिया है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मसले को लेकर के विधानसभा में भी बहुत सारी चीजें बोली, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, अपनी बात रखी। लेकिन आइए आपको ये बताते हैं कि ये जो रिटर्न ऑफ सरकारी मेहमान जो बिहार में हुए हैं उसकी पूरी कहानी क्या है। तो सीबीआई की छापेमारी, जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने छापे मारे। 24 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार और मधुबनी में ये छापे मारे गए हैं। गुरुग्राम में अर्बन क्यूब 71 मॉल पर भी छापे पड़े हैं। तेजस्वी यादव और उनके करीबियों का मॉल यह बताया गया है। व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन कंपनी में भी पहुंची है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यह तो पूरा मामला है जिसके तहत सीबीआई के छापे चल रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में ये छापे चल रहे हैं और 24 जगहों पर चल रहे हैं और तार जोड़े जा रहे हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेताओं के करीब। अब किन नेताओं के घर छापे पड़े हैं आपको वो बता दें। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के 4 नेताओं के घर सीबीआई के छापे पड़े। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, फैयाज अहमद, इनके घर छापा पड़ा है। फिर एक एमएलसी हैं सुनील सिंह और पूर्व एमएलसी हैं सुबोध राय, उनके घर पे भी छापे पड़े। लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। जमीन के बदले रेलवे की सरकारी नौकरी देने का यह आरोप है, संभवतः उस समय जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। अब आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव आज बोल रहे थे विधानसभा में और इस पूरे मामले पर जवाब देते वक्त उन्होंने कहा कि विश्वास मत पर बहस के दौरान उनका यह कहना है कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। खबर चल रही है कि गुरुग्राम में मेरा मॉल है, जबरन मेरा नाम लिया जा रहा है, वो मॉल मेरा है ही नहीं। बीजेपी के साथ हैं तो पवित्र, खिलाफ हैं तो भ्रष्टाचारी। हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहारी डरने वाला नहीं है। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल पूछ रहे हैं हम वो है, सबसे पहले तो मशहूर गाना आइए आपका इंतजार था जो आरजेडी कह रही है सीबीआई के लिए, जमाई बता दिया है उन्होंने। बिहार में क्या पधार गए हैं अब सरकारी मेहमान, यह है सबसे बड़ी बात। और कब तक रहेंगे और क्या क्या करेंगे ये सरकारी मेहमान, ये कुछ सवाल है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का आज जो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। नवल किशोर प्रवक्ता हैं आरजेडी के और कन्हैया बेलारी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नवल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो रेड हो रही है सीबीआई की, इसको सत्ता पलट के रूप में या उससे जोड़ करके आप लोग क्यों देख रहे हैं? देखिए, चूंकि ये पूरी घटना का एक क्रम है जिसमें कि आप अगर थोड़ा सा भी इसको समझने का कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा। जब से सरकार बदली है और सरकार बदलने के कारण बताए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जब वो इस्तीफा दे रहे थे और उन्होंने जब अपना निर्णय लिया कि अब महागठबंधन के साथ है, इसमें 7 दल और एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके साथ, तो ये पूरा मामला वहां से शुरू होता है और भाजपा की नींद उड़ जाती है। भाजपा को लगता है कि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां वो डराने में सफल नहीं होते हैं, जहां वो खरीदने में सफल नहीं होते हैं। तब उनके पास रास्ता क्या बचता है? रास्ता यही बचता है कि डे 1 से 24 घंटा भी नहीं हुए पूरे देश को वह बताना शुरू कर दिए अपने मीडिया बंधुओं के द्वारा कि जंगल राज का रिटर्न हो चुका है बिहार में और यहाँ पे कोई कानून का राज नहीं है। यह 24 घंटा के आधे घंटे के बाद ही ये शुरू हो गया था। दूसरा ये
कि भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ के इनके नेताओं को या इनके दलों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र भाजपा के ऑफिस में, जिसके लिए भाजपा के स्थानीय नेताओं को दिल्ली बुलाया गया कि आपको यही काम करना है और हम लोग ये करने जा रहे हैं, तो ये जो पूरा घटना चक्र अगर आप देखेंगे तो आप पता चल जाएगा कि बीजेपी की परेशानी क्या है। बीजेपी की परेशानी उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहार में जाकर चुनौती दिया और ऐलान किया कि छोटे दल और क्षेत्रीय दल को हम समाप्त करने का मादा रखते हैं, जिसका जवाब उनको उस दिन, इसकी जानकारी तो क्षेत्रीय दल को पहले से थी, लेकिन जब उन्होंने चुनौती दी तो उसका जवाब बिहार से मिलना तय था। और पहला जवाब नीतीश कुमार ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाई और उसमें महागठबंधन उनके साथ है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि ये चाहते हैं कि पूरा देश में जो भी विपक्ष है, वो चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, उसको भ्रष्टाचार का आरोप गढ़कर मढ़कर, और उसको गढ़ने और मरने में कौन से तीन यंत्र काम कर सकते हैं, वो है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। इन तीनों का भरपूर इस्तेमाल करके अपने इच्छा के आधार पे सबको बदनाम करने का कोशिश ये आने वाले चुनाव तक करेंगे और पूरे देश में एक भ्रम फैलाने का इस नैरेटिव के द्वारा तय करेंगे कि हमारे अलावा सारे लोग चोर हैं, जबकि इस प्रयास में वो अपने सारे नाकामियों को छुपाने का भी प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर जैसे नवल जी, अगर हम इस केस के बारे में ही बात कर लें, ठीक है, और केस क्या है, वो है जमीन के बदले नौकरी के मामले का, और 24 जगहों पर ये छापे पड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव और उनके करीबियों का ये गुरुग्राम का मॉल बताया जा रहा है और व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन कंपनी जहां पर ये रेड चल रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस केस के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस केस के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि यूपीए 1 में, जिसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, वो उनका कार्यकाल पूरे देश में नहीं विदेश में भी चर्चित रहा, लोकप्रिय रहे। कम से कम 1 लाख करोड़ का फायदा उस क्षेत्र में दिखाया जो कि घाटे में चल रही थी। ये भाजपा को और संघ परिवार को कैसे पच सकता है कि कोई नेता भारत में इतना महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हो जाए? उसको बदनाम करने के लिए आप देख लीजिए, पिछले 8 साल में निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी माध्यम से उन कागजों को निकालकर जिसमें मंत्री का कोई रोल नहीं होता है, वैसे बिंदु बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सब जानते हैं। बाकी ये अपना नाकामी इसलिए छुपाना चाहते हैं कि पिछले 8 साल में 4 लेयर मंत्री बनाए, फिर भी रेलवे को बेचना पड़ा। वैसे ही सारे उपक्रमों को बेच रहे हैं। ये जो इनकी नाकामी है, उसके साथ साथ नौकरी देने में बिहार में पूर्ण रूपेण सफल रहे। 20 महीना पहले जो उन्होंने वायदे किए थे माननीय वित्त मंत्री के द्वारा कि 19 लाख रोजगार देंगे, 19-20 महीने में 19 रोजगार भी नहीं दे पाए। जिस जंगल राज की बात करते हैं, आप देख लीजिए 20 महीना का रिकॉर्ड, क्राइम का रिकॉर्ड क्या है, रेप का रिकॉर्ड क्या है, और तमाम तरह के डकैती का, लूटपाट का कितना रिकॉर्ड है। उससे पता चल जाएगा कि जो आधे घंटे में उनकी बेचैनी इतनी बढ़ती है कि वही मुख्यमंत्री, डॉक्टर सिन्हा मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से जवाब देंगे डॉक्टर सिन्हा? पहली बात तो कि मैं बतला दूं संकेत जी कि ये रेड कोई अनयूजुअल नहीं है। अभी मई में भी ये रेड पड़ा था और उसी के कंटिन्यूटी में ये अगस्त में एक रेड पड़ा है। और मैं आपको ये बताता हूं कि अगर इसे आप कहिए कि ये रेड जो है पूरी तरह से काम करती है पूरा देश में, आप जरा सा सुन लीजिए। नहीं, आप तो ये समझ लीजिए, है, मैं सुन रहा हूं, आप समझ लीजिए कि भाजपा के लिए अनयूजुअल नहीं है। पूरा देश में यही उनका मंत्र है, यही उनका हथियार है, यही उनका अस्त्र है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। नवल जी, अब आपके लिए भी ये अनयूजुअल नहीं रहा है, इसलिए कि मई में जब 17 जगहों पे रेड, मई जून नहीं, 8 साल हो गए भाजपा को। जवाब सुन लेते हैं नवल, 8 साल हो गए भाजपा को। नवल जी एक बार वो बोल लें, उसके बाद आप अपनी बात कह दीजिएगा। हाँ, ठीक है। आपके एक पूर्व विधायक जो कि काफी नजदीक थे, उनके सेक्रेटरी भी, और रेलवे के टाइम में वो उनके सेक्रेटरी भी रह चुके थे, उनके गिरफ्तारी के बाद, उनके रेवलेशन के बाद ये रेड पड़ रहे हैं। उन्होंने जो जगह बताई, जिन लोगों का नाम लिया, उसके आधार पे ये रेड पड़ रहा है। ये बहुत वाइड ओपन है। और दूसरी बात, नवल जी आपके प्रति तो हमको सिंपैथी भी है। आप एक चीज बताइए, क्या ये तथ्य जाना हुआ नहीं है क्या कि जिन लोगों पे रेड पड़ रहा है वो लोग आरजेडी कार्यकर्ताओं के जो पॉलिटिकल पाई हैं,
उसको बाई दिस मीन्स और दैट मीन्स हड़पते हैं। तो बाई एंड लार्ज हमें भी कुछ लोगों से बात होती है, बाई एंड लार्ज आरजेडी के कार्यकर्ता तो बहुत खुश हैं कि कम से कम ये जो 4-5 लोग जो अच्छा, ये भी भ्रम फैलाना आप शुरू कर दिए, ये भी भ्रम फैलाना शुरू कर दिए। भाजपा में दो लोगों के अलावा कौन खुश है? भाजपा में 2 लोगों के अलावा कौन खुश है? ये भाजपा का चरित्र है, ये संघ का आचरण है, ये आरएसएस और भाजपा का है कि भाजपा पार्टी में 2 लोग हैं और संघ है जो कि खुश है, बाकी देश पूरा दुखी है सर, पूरा देश दुखी है। आपको एक चीज मैं बतला दूं नवल जी, मैं आपके पक्ष की बात मैं कर रहा हूं। एक भी आदमी का आप नाम ले लीजिए, एक सिंगल जो आरजेडी का विधायक है, एक सिंगल बिना पैसा दिए किसी को टिकट मिला है, एक आदमी का नाम बता दीजिए। आपको मैं अच्छा आदमी मैं समझता हूं, आप कार्यकर्ता हैं, आप लड़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं खोजिएगा, मिल ही नहीं सकता है आपको। तो ये भी एक भ्रम है जो कि आपको लगता है कि ये सब ज्ञान नागपुर से मिलता है। आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। पाठशाला का है, वो अपना पोल खोल रहे हैं। अरे अपना पोल क्यों खोल रहे हैं? आपको ये ज्ञान कहाँ से मिली? अच्छा डॉक्टर सिन्हा, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिली? डॉक्टर रुकिए, ये बात जो है वो कहीं और चली गई, विधायकों के पैसे को लेकर के बात चली गई। मैं वापस आऊंगा आपके पास और आपसे दोबारा इस केस से संबंधित बात पूछूंगा, क्योंकि यहां सवाल उठाए जा रहे हैं टाइमिंग पर कि अब जब सरकार गई आपकी तब एकदम से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये सब याद आए। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, कन्हैया जी आप किस तरीके से देखते हैं? मई में तो इनकी सरकार थी। मैं तो इसको देखता हूं, देखिए हाँ कन्हैया, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान नहीं है, हम लोग ऐसा मानते हैं इसको, और नहीं कि ये राजद के जो लोग हैं भ्रष्ट थे इसलिए छापा पड़ा जा रहा है। भ्रष्ट तो हेमंत बिश्व शर्मा से कौन भ्रष्ट है दुनिया में? मुझे तो नहीं लगता है कि शारदा नारदा वाटर क्या क्या है, शुभेंदु अधिकारी क्या शारदा नारदा कहाँ गया? हम लोग जो मानते हैं, देखिए ये सीधा सा है, नीतीश कुमार को डराना है, क्योंकि नीतीश कुमार की तैयारी हो चुकी है। मैं कई आप पर भी बोल चुका हूं, तो जो भी संभावित कंटेंडर हो सकते हैं, जो चैलेंज दे सकते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी को, उनको बस जो है घेर लो, घेराबंदी कर लो, बिहार को ऐसा बदनाम कर दो, मंत्रिमंडल को ऐसा बदनाम कर दो कि अली बाबा 40 चोर। और इसीलिए ये सब हो रहा है। यहाँ तो इनके पास तो गुप्तचरी व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चूंकि जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास जो माथा है वो, मैंने तैयारी यहाँ तो हो चुकी है। मेरे पास जो जानकारी है कि आपको जो है, जिस तरह नरेंद्र मोदी घूम रहे थे 12, 13, 14 में जो हेलीकॉप्टर लेकर के देश भर में, नीतीश कुमार की भी तैयारी हो गई है। अगला बजट के बाद आपको जो है अप्रैल से शुरू हो जाएगा, देश भर का भ्रमण शुरू हो जाएगा, ये जानते हैं सब। तो इसीलिए वो करना है, ऐसा थोड़ा है। यहाँ एक से एक मंत्री हम लोग देखे हैं पिछले सरकार में, दोनों तरफ के, जेडीयू के हों या भाजपा के, जिनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो अपने बेटा बेटी का शादी किए, वो खाना उना पर 3-3 चंचर को खर्च किया सब। ऐसा है कि सुनील कुमार सिंह को हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके यहाँ छापा पड़ा है, आज से जानते हैं सुनील कुमार सिंह। और एक तरह से ये डराने और धमकाने का और कुछ नहीं है। राजद में ही जो है केवल भ्रष्ट आदमी, माने भ्रष्ट नेता हैं। अब बाकी पार्टियों में जो है अभिषेक झा जी, अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए आपने अभी नया हाथ जोड़ा है, हाथ थामा है, तो आपको लगता है कि अगर ये बात जो कि नवल किशोर कह रहे हैं और अब कन्हैया जी भी कह रहे हैं, और अगर यही है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तो आपकी पार्टी और आपके नेताओं के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप तैयार हैं इन एजेंसियों का? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया है तब तक वो टाल गए हैं। पहले दिन मुझे याद है जब वो शपथ ग्रहण के लिए अपना वो प्रस्ताव लेकर के गए थे, उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था जब उनसे पूछा गया था। देखिए ये सवाल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं हम लोग, और ना ही किसी संस्था से हम डरते हैं। आज देश का हर एक नागरिक इस बात को महसूस कर सकता है कि किस तरह से इन संस्थाओं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा के लोगों के इशारे पर। उन लोगों के कहने पर ही सारे विपक्षी नेताओं के घर रेड हो रही है।
ऐसा क्या है कि हालिया दिनों में आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर या उनके गठबंधन के घटक दलों के नेताओं पर रेड पड़ी है। ये सिर्फ इनकी तरफ से एक डराने का रवैया है। इन लोगों के अंदर एक द्वेष का भाव है कि किसी भी अन्य पार्टी को बढ़ते हुए, किसी भी अन्य गठबंधन को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये समझते हैं कि अगर कोई अन्य पार्टी या गठबंधन बढ़ रहा है तो उससे इनको इनसिक्योरिटी होती है और उसी का नतीजा है कि भाई ये लोग इस तरह से इनके इशारे पर रेड होती है। ये मामला जब इतना पुराना है, आप सोचिए जरा 18 सालों के बाद रेड करने का क्या औचित्य है भाई? इसका मतलब सीबीआई चीजों को नहीं देख सकती है। और कहां गए भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो हमेशा कहा करते थे कि केंद्र की सरकार का तोता है सीबीआई? आज किसका तोता बताएंगे? आज तो केंद्र की सत्ता में वो लोग खुद ही बैठे हुए हैं। तो ये पूरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। आप उनके नेताओं, उनके प्रवक्ताओं का जरा बयान सुन लीजिए, आपको सुनकर के लगेगा कि वो सीबीआई को जस्टिफाई करने में लगे हैं। वो सीबीआई के प्रवक्ता के रूप में चीजों को इलाबोरेट करके बता रहे हैं। अभिषेक जी 2017 में जब आपने साथ छोड़ दिया था आरजेडी का, तब आपको भी आरजेडी बहुत भ्रष्ट लगने लगी थी। यही तो आरोप थे जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने बोला कि अब हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये बहुत करप्ट लोग हैं। आपका इशारा जिस आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर के आज तो 5 वर्षों से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या हुआ है उसमें डेवलपमेंट? कोई डेवलपमेंट नहीं। आरोप लगना एक बात होती है और आरोप सिद्ध होना दूसरी बात होती है। हम लोगों ने इस बात को भांप लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके इशारे पर ही ये सारी चीजें और कार्रवाई होती है। एजेंसियां कठपुतली की तरह नाचती है और उनकी एक ही मंशा है कि किस तरह से अन्य राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की छवि को धूमिल किया जाए, जनता के सामने उनको डिमोरलाइज किया जाए। लेकिन अब देश में उल्टी बयार बह रही है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये सारी चीजें इंटेंशनली होती है, इसलिए कोई भी इन बातों को सीरियसली नहीं लेगा। किसी भी तरह की कार्रवाई से कोई भी नेता महागठबंधन का डरने वाला नहीं है। हम मजबूती से इन चीजों को फेस करेंगे और जिन चुनावों को लेकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, 24 के जो चुनाव है, एक बात एकदम तय है, आपने कवर भी किया था, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर 14 वाले 24 में नहीं आने वाले हैं। और इसी बात की बौखलाहट इन लोगों के अंदर है, इसलिए ये लोग तरह तरह के हद जी। नवल, डॉक्टर सिन्हा आपका जवाब, उसके बाद नवल किशोर जी। पहले तो मैं बतला दूं इन जनता दल वाले भाई साहब को कि जो आरोप लालू यादव जी पे और तेजस्वी जी पे लगाया जा रहा है, उसमें मेजर हिस्सा हम लोग रिपीट कर रहे हैं। जो एलिगेशन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 17-18 में खुली, यहां तक कि विधानसभा में भी कहा, इतना तक कि बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि अपने बाप से पैसा लाओगे, अपने माता जी से पैसा लाओगे। दिस वाज द वर्डिंग ऑफ नीतीश कुमार। एक और दूसरी, और जितने लालू प्रसाद जी का जो भी कन्विक्शन हुआ या जो भी अनफॉर्चुनेट घटना हुई, उसमें नीतीश कुमार जी के ललन सिंह जी और शिवानंद तिवारी जी, इन्हीं दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने केस को आगे बढ़ाया। और जहां ये पत्रकार जी बोल रहे हैं, कन्हैया भेलारी जी, तो पता नहीं कि ये कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारा नैरेटिव है कि जब बीजेपी के डर से, चाहे वो ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो या केजरीवाल हो, सब अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को टाइट कर रहे हैं ये कह के कि हम भी पीएम उम्मीदवार हैं, नहीं तो इनका भी जो बेस वोट है पार्लियामेंट के चुनाव में एज पीएम नरेंद्र मोदी को दे देगा। इससे ज्यादा पर्टिकुलरली मैं नीतीश जी को तो पर्टिकुलरली जानता हूं क्योंकि मैं उनके यहां से आता हूं। नीतीश कुमार जी का कोई ग्राउंड इस तरह का नहीं है। 1% 2% वो वोट अगर लाएंगे तो वो उससे मुकाबला करने जा रहे हैं जो पूरे कॉन्सिस्टेंटली पैन इंडिया 20% वोट लाता है। इसलिए नीतीश कुमार जी की उम्मीदवारी को तो हम पूरे सिरे से खारिज करते हैं। डॉक्टर सिन्हा, मुझको आप ये बताइए, इसका सीबीआई की रेड से क्या मतलब? यहाँ आरोप दूसरा था, आप तो खिसकती हुई राजनीतिक जमीन की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, ये जो सीबीआई और ईडी की रेड, नहीं, इसलिए कि वो कन्हैया भेलारी जी ने उसको रेफर किया था। अच्छा। कि ये रेड इसलिए पड़ रहा है कि नीतीश जी से डरे हुए हैं बीजेपी वाले। हाँ। इसका मैं जवाब दे रहा था। और मैं रेड की जहां तक बात है, तो कौन सा ऐसा आदमी है क्लियर चेहरा जिसके ऊपर रेड हुआ है? आप बताइए, खुद नीतीश कुमार जी के पास के यहां रेड नहीं हुआ है। ये क्या बोलेंगे, ललन सिंह जी के यहां रेड नहीं हुआ है? तो भैया
अगर जो प्रूफ मिलती है, अगर आपको हमारे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में जाइए और सीबीआई को एप्लीकेशन दे दीजिए कि ये कन्विक्टेड है, ये एक तरह से ये दोषी है, इनके खिलाफ ये सबूत है, तो रेड हम पर भी मारेगी पुलिस। लेकिन केवल इसलिए कि आपके यहां रेड पड़ गया आप पूरे एजेंसियों को खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की चीज नहीं होना चाहिए। ये सच कहिए, अगर आप ओपोजिशन में हैं तो आप पे रेड नहीं होगा, आपको बेईमानी करने का हक है, आपको चोरी करने का हक है। कन्हैया भेलारी जी का यही नैरेटिव है। अगर नवल जी का जवाब, एक सेकंड, नवल जी का जवाब ले लें जरा। नवल जी, देखिए भाजपा के लोगों का यही चरित्र है, जो कहते हैं वो मानते नहीं है, जो मानते हैं वो कहते नहीं है। नीतीश कुमार के बदौलत 15 साल तक भाजपा शासन में रही, नहीं तो उसकी औकात नहीं है कि बीजेपी में डबल डिजिट पर वो चली जाए। और यही कारण है कि वो उनके साथ चलते चलते उनको बर्बाद करने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। असली बात ये नहीं मानते हैं, और वहां से इनके अपने अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष बिहार में आके कहते हैं कि जो छोटे दल है या क्षेत्रीय दल है उनको समाप्त होना पड़ेगा, नहीं तो हम कर देंगे। ये साधारण तानाशाही बात नहीं है। और इस पर पुराने समाजवादियों को, जिसमें नीतीश कुमार सबसे सीनियर मोस्ट नेता है और 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको जब आप धमकाओगे और तब सारे समाजवादी जागकर और ऐसे भाजपाई फिरका परस्त, धर्मनिरपेक्षता के दुश्मन, सामाजिक न्याय के हत्यारे, इन लोगों को, दंगाइयों को जवाब देने के लिए एक साथ आई है 7 दल। बिहार में एक दल नहीं है जहां पर जिनके कंधे पे आप अपना सिर रख के रो पाओगे। और यही हाल पूरे देश में होने जा रहा है। जो लोग आपके साथ आए हैं उनको आपने बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा हो, चाहे पंजाब में अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो महाराष्ट्र में, चाहे साउथ में जो दल आपके साथ आए, तमाम तरह के इस तरह का क्रियाकलाप करके आपने अपना परिचय दिया है। और यह भाजपा और संघ का यही चरित्र है कि वह जिसके साथ रहती है उसको बर्बाद करती है, और पूरे देश का समर्थन लेकर, वोट लेकर, और पूरे देश के युवाओं को बदनाम किया है। 2 करोड़ नौकरी कह के बर्बाद किया, 15 लाख 19 लाख रोजगार करके बिहार के नौजवानों को पिछले 15 साल से बर्बाद किया, बिहार को सबसे बेरोजगार प्रदेश के रूप में परिवर्तित करके। और ये क्या बात करेंगे कि सीबीआई और ईडी रे, हमने तो कहा ही कि भाजपा की 3 जमाई, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई यही काम करती है। तोते नहीं है, पैरेट नहीं है, उनके एजेंट के रूप में काम करवा रही है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को भी शर्म आती होगी, लेकिन यह तानाशाही सरकार है जिसमें ना तो विपक्ष को ये बकस रहे हैं और नहीं अपने ऑफिसर को बकस रहे हैं। यहां तक कि भाजपा में जो लोकतंत्र में विश्वास रखते होंगे उनको भी शर्म आ रहा होगा इस दल में रहने के लिए। आप बात करते हैं कि पैसा और लेकर विधायक को टिकट दिया जाता है, उसके माहिर खिलाड़ी आप हैं। जीते हुए विधायक को खरीदने का काम आपने महाराष्ट्र में किया, आपने बेंगलोर में किया, आपने गोवा में किया, आपने मणिपुर में किया। कितने उदाहरण चाहिए आपको? पास जाते हैं, वो कुछ कहना चाहते थे। कन्हैया जी आपको जवाब देना चाहते। डॉक्टर सिन्हा वापस आऊंगा आपके पास। कन्हैया जी। ना मैं कहता आप, मैं जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। जिस दिन सरकार यहां बनी उसके 1 दिन पहले 5 बजे सुबह भाजपा के 2 बड़े नेता तेजस्वी यादव के यहाँ गए थे कि आपको हम सीएम बनाते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। वो आपको भी दगा दे रहा है नीतीश कुमार, हमको भी दगा दे रहा है, आप सीएम बना दीजिए। अगर सीएम बनने के लिए तैयार हो गए होते तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े ईमानदार आदमी थे। क्या बात है, ये सबको समझ में आ रही है। ये बताइए, सब कहने का मतलब आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए, आप नाम बताइए। मैं चैनल, नेशनल टीवी पे चैनल चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप नाम बताइए। चैलेंज कर रहा हूं, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी बता दूंगा। ये समझ लीजिए, जानते नहीं है। ये नया स्पिन है, ये आजकल ये नया चला है। कन्हैया जी, ये आजकल नया चला है कि मुझे एक फोन आया कि इधर आ जाओ, मुझे 20 करोड़ रुपए दे दिए, मुझे ये बोला कि सीएम बन जाओ, लेकिन क्या है कि कभी नाम सामने नहीं आता है। तो कन्हैया जी जरा, मैं वही तो कहा कि बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ाया? आप क्यों सीएम बना दिए? नाम बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, नेशनल टीवी पे मैं आपको चुनौती देता हूँ। कन्हैया भेलारी जी, आप सोशल मीडिया पे कंकॉक्ट करते हैं स्टोरी,
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। आप पैसा लेके कैसे नहीं बन लिखते गया? हैं स्टोरी। आप बताइए, मैं नाम नहीं ले नहीं रहा नहीं, हूं। देखिए ये मैं पर्सनल नाम अटैक ले नहीं। रहा हूं। डॉक्टर सिन्हा पर्सनल अटैक मत करिए भाई। अरे सिन्हा जी, शर्म कीजिए। डॉक्टर सिन्हा मेरा बस ये मेरी आपसे ये गुजारिश है, कोई भी किसी पर पर्सनल अटैक ना करे इस कार्यक्रम में, वरना बात देखिए किसी को किसी की क्रेडिबिलिटी पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करने का हक नहीं। आप अपना रखिए। आपने जो सवाल पूछा है वो जरा दोहरा देते हैं। एक सेकंड, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। कन्हैया जी क्रेडिबिलिटी छोड़ दीजिए, लेकिन क्रेडिबिलिटी बनेगी अगर कन्हैया जी ये बता दें कि वो कौन है, कौन वो दो नेता थे जो गए थे आरजेडी के पास। ना इनको बताना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं बताएंगे हम, कभी बता देंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा? फिर तो नहीं कन्हैया जी, फिर तो हवाई बात लगेगी। स्टोरी कंकॉक्ट करते हैं आप, स्टोरी जगदानंद सिंह के यहाँ से लेते हैं और कंकॉक्ट करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अरे हाँ भाई, आपको सब जानता है। एवरीबडी नोज यू इन बिहार। अरे आपको कौन नहीं जानता है? आप तो अपना परिचय खुद ही दे रहे हैं सिन्हा जी। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है तब खुद ही परिचय दे रहे हैं। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। इतना चैनल पे इतना बेशर्मी मत दिखाइए, इतना बेशर्मी मत दिखाइए चैनल पे। आपके विचारधारा के लोग, आपके दल के लोग इतने बेशर्म हैं, वो कौन नहीं जानता है? ये जो सुन लीजिए, नहीं ये सुन लीजिए कि आपका स्पीकर जो है उसको मालूम है कि सरकार चली गई, फिर भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बेशर्मी किस बात की है? ये कौन सा संसदीय परंपरा है? ये कौन सा संसदीय परंपरा है जिसमें आपकी सरकार चली गई? आपको मालूम है कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं आपको मानता है। आप स्पीकर पोस्ट पे कैसे रहे उतना दिन? कौन सा ये लज्जा, किस निर्लजता के अधीन रहे आप बताइए ना। भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो कि कोई भी एक ऐसा सिद्धांत तय करे कि जिस पे आधार पर खड़े होंगे? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप देखिए कि कौन सा साथ, कौन सा विकास, किसको आपने नहीं तोड़ा है? किसको आपने नहीं तोड़ा है? समाज के हिंदू मुस्लिम करके आप बताइए 301 में एक 301 करके नवल जी आपने अपनी बात कह दी एक करके। डॉक्टर सिन्हा आपका जवाब और उसके बाद अभिषेक झा डिबेट खत्म करते हैं। आप कहां कर रहे हैं? मैं तो वेलफेयरिज्म की बात करता हूं। आप समाजवाद की नाम लेते हैं, झूठ का बेचते हैं समाजवाद का। हम तो कहते हैं कि वेलफेयरिज्म के द्वारा हम लोगों की भलाई करते हैं। भलाई नहीं, आप कहते हैं कि मुफ्त में। आप जब जनता को कुछ देते हैं तो कहते हैं कि मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। शर्म नहीं आती है? इस राष्ट्र के संपत्ति को क्या भाजपा का संपत्ति है? आपने कैसे प्रचार किया कि हमने मुफ्त में वैक्सीन दिया? वो मुफ्त में वैक्सीन है जी। नवल जी, डॉक्टर सिन्हा, कन्हैया जी और अभिषेक झा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। नीतीश कुमार अब भाषण दे रहे हैं विधानसभा में, आइए सुनते हैं। जरा बताइए, जब पहली बार हमारे ये थे तो हम लोग तो चाहते थे कि भाई रहे, लेकिन कहा गया चुनाव के बाद कि नहीं साहब, तो नहीं हुआ। और जो ये लोग बात कर रहे थे तो ही नंद एक बैठिए ना भाई, काहे के लिए कर रहे हैं? अरे भाई आप बताइए, आपके साथ कितना घूमते रहे हैं चुनाव से लेकर के सब जगह। प्लीज सुनिए ना मेरी बात। हम कहीं आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं? हमको उस समय कहा गया कि नंद किशोर यादव जी को बनाएंगे, तब हमने कहा भाई नंद किशोर यादव तो हमारे पुराने मित्र है, साथी है, वो अगर बनेंगे तो ठीक बात है। लेकिन बाद में नंद किशोर यादव जी को भी नहीं बनाया, और बनाया आपको तो हम क्या करते? आप तो पहले थे ही मंत्री। लेकिन आप जरा बता दीजिए, जो रिजल्ट आया इस बार 2020 का, अब उस पर तो आप सब लोगों को मालूम है ना। आप आज उसका खाली 2020 का चर्चा करिएगा, याद करिए ना 2005 जब हम लोग एक साथ लड़े। 2005 के फरवरी में क्या वोट आया, और लास्ट तीसरी बार में हमको घोषित किए थे, तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2005 में, तो क्या स्थिति हुई? 88 और 55, और उसके बाद सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम लोग कितना जीते थे?
जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ? 115। अब आप भी 91। अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए? और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था और तब आप जीते थे। हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है। और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो। हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बैठो ना यार, अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा। नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, सॉरी 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, देख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके, और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं। तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए, हमको अच्छा लग रहा था। आप जरा सोचिए तो, किनको हटा। सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए, और सुशील मोदी पहले तो उनको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी, नंद किशोर यादव को नहीं बनाया। इस सब लोग जो पुराने साथी थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा, और भी कई लोगों को नहीं बनाया। खाली पहले वाले मात्र 2 लोगों को बनाया। हमको लगा कि भाई चलिए, अब उनकी पार्टी है, जो भी करे। अब आज स्थिति है, जैसी स्थिति है कि अब हमको जो भी लोग थे, आप तो जरा बताइए, हम किसी से कुछ कहते थे? सबसे काम ही कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो कुछ भी था। लेकिन इसमें आप लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली से यह खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे। और क्या हुआ, अभी तो आप इसको बता रहे थे, उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है, जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां, आप समझिए, पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप उसको नहीं माने, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था। अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है। सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर, सारे प्रेस, सब चीज पर कब्जा, और इसलिए अपना छपेगा। तो उसका तो कोई याद नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे थे।
कि पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा। तो जो चीज हम शुरू से कहते रहे तो मेरी बात तो सुनते नहीं थे। आप जरा बताइए हम कितनी बात जाकर के करते रहे। और आपको मालूम है ना, जब आप लोग आ गए थे 2017 में, तो उसके पहले ही ना 7 निश्चय था हर घर नल का जल के लिए भी है? हर घर, आप ही बताइए, हर जगह एक एक चीज। अरे बैठिए ना, इस सब में क्या है? अरे हम दूसरी बात सुनिए। अरे आप तो कहां से कहां हो जाते हैं, कोई ठिकाना है आपका? तो बैठिए ना, आप तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं रेगुलर, ऐसे ही। अब पहले कहां थे, फिर कहां गए, फिर कहां गए, आप कुछ बोलते रहते हैं। ये सब छोड़िए, हम सब देखते रहते हैं, वो सब की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप बताइए जो 7 निश्चय में था सबके लिए, हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। आप मेरी बात, हम तो बहुत सिंपल आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं। अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने जो किया तो आप लोग साथ आए, तो मेरा जो पहले से इन लोगों के साथ 7 निश्चय तय था उसको आप भी माने। और उसके बाद जो बात हुई, एक दिल्ली में एक बार मीटिंग हो रही थी, तो हमसे पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं हर घर नल का उसको करिएगा मेंटेनेंस। हम हाँ बिल्कुल मेंटेनेंस होगा, इसको कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी है कि खाली पहुंचा देंगे और बाद में नहीं होगा। और बाद में जब केंद्र ने इसको तय किया, अब आप लोग आ गए थे, तब ना दिल्ली से कहा गया 6000 करोड़ रुपया दे करके कि मान लीजिए दिल्ली वाला मान लीजिए, ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नल का जल। हमने, आप ही लोगों के पार्टी के थे, हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना, लिख दीजिए कि यहां पर पहले से हो रहा। तो अब बताइए, बिहार में तो शुरू हुआ, अब देश में पूरा कर रहे हैं और न्यूज आता है। अरे भाई, तो ये भी तो करना ना चाहिए कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया, और यहां पर आप लोग भी सहमत हुए हुआ, तो हम तो नहीं ना माने। अब फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है। हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है। हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं तो ये राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। तो एक एक चीज जो आप बात समझ रहे हैं, एक एक बात हो रहा था। अब यहां जो भी काम करते हैं, अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि ये हो रहा है। और आप लोग तो साथ में थे शुरू में, तो यहां पर जो पुराने हमारे साथी बैठे हुए इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए, हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए ना कह रहे हैं। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है, और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, अरे भाई, ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय, बच्चे हो जान लो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है, हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे? बताइए। अरे बचिए ना अटल जी, अब बचिए, जान लो जरा सा। अटल, श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा केंद्र में थे। मालूम है, बच्चे हो, जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे, और सारा काम जो शुरू करवाया गया सब कुछ, और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी? हमको कितना मानते थे?
सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता, जो सबसे बड़े नेता थे, जब पहली बार ये पार्टी बनी तब अटल जी, और उसके बाद बोलिए अडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उसमें हमने कहा कि भाई हम आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको काहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किए, अलग से कैबिनेट में लाए, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे जरा जान लीजिए 13 में कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए, अडवाणी जी का, हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है, श्रद्धेय आप जान लीजिए उसको। जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से, कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। अब जो आ गए, ये कोई काम किए हैं जी, खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है। अरे बैठिए, जो अंडबंड बोलो, आगे जगह मिलेगा। बैठिए, जब बोलोगे अनाप शराब, अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शराब तो शायद मौका मिल जाए आपको, नहीं तो हल्ला सुन रहे थे कि इसी ही को मौका मिलने वाला है। जो भी को मौका मिले, जो बोलिएगा अनाप शराब, अरे बैठिए ना आपसे कोई आज का, हम बीजेपी से अलग थे तब भी ना रोज हमसे मिलते थे आप, बताइए तो ये सब काहे बोल रहे हैं। हाँ, आप बोलते जरूर रहिए, और अच्छा है। अब आप कोई भी बोलेगा, बोल चुके हैं, और उसको जो मान लीजिए बाद में जगह नहीं मिली, हमारी तकलीफ जान लीजिए। जो पहले हमारे साथ सब मिलकर के काम करते थे और उनको मौका नहीं दिया, तो इसीलिए सब समझ, आप जरा जान लीजिए, हमको एक एक आदमी, अरे यार क्या बात करते हो, और बच्चे शांति से बच्चे छोड़िए, अच्छा है। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना। भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा, आप जान लीजिए। यही है आप लोगों की पार्टी। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे है, कितना मानते रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे खिलाफ बोलो, अब बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा। ये जरूर करो, और जब जगह मिलेगा हमको अच्छा लगेगा कि कम से कम मिले। और आप सब लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हमने कितना आप सब लोगों का ख्याल रखा। हमारे पार्टी के सब लोगों ने समझ लिया कि ये लोग, सारे लोग, अब आप चले गए, अच्छा है, आप थोड़ी